बच्चों, आज हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। हमने देखा कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था और इस विश्व युद्ध के दौरान सारे यूरोपीय जो देश थे वो सभी संलग्न थे इस विश्व युद्ध में। और इसके बाद यूरोप के सभी देशों ने ये सोचा कि क्या हमें फिर से अपनी पुरानी दुश्मनियों को लेकर चलना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। तो इसके बाद यूरोपीय देशों ने अपनी पुरानी मान्यताओं और व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और आपस में उन्होंने नए संबंध बनाए थे। और 1945 तक यूरोप के लगभग सभी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली थी और उन मान्यताओं को भी ध्वस्त होते देख लिया था जिस पर यूरोप खड़ा हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था तो शीत युद्ध की स्थिति को पूरे विश्व ने देखा। तो इस शीत युद्ध ने भी यूरोपीय देशों में मेल मिलाप के लिए एक नया रास्ता खोला। अब बात आती है मार्शल योजना की। तो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल योजना किसे कहते हैं या मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो आर्थिक सहायता दी गई थी उसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। बच्चों, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यानी यदि किसी भी नाटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण हो जाता है तो वो समस्त देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था। तो मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे 1948 में, और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यानी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या दी गई, आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। और 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम यहाँ पर साबित हुई और यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ। तो आप कहेंगे सन 1957 में। और यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया और सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। यानी सोवियत संघ का पतन कब हुआ, 1991 में। और 92 में इस प्रक्रिया की जो परिणति थी यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है सन 1992 में हुई। और इस संघ की मान्यता थी कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश होंगे उनकी समान विदेश नीति होगी और समान सुरक्षा नीति होगी और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर आपस में सहयोग होगा और इन देशों की एक समान मुद्रा भी होगी। तो बच्चों, इन देशों ने एक समान मुद्रा को 2002 में अपनाया। 12 देशों ने अपनाया मुद्रा को और मुद्रा का नाम है यूरो। और बच्चों, यूरोपीय संघ लंबे समय तक तो ये आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था को बनाकर ही चल रहा था, किंतु धीरे धीरे यह राजनीतिक रूप लेता गया। अब काफ़ी हद तक यह एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की जो कोशिश थी वो असफल रह गई, लेकिन इसका अपना एक झंडा, अपना गान और स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है।
और अनेक देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक एक साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति भी अपना ली है और नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की भी कोशिश की और नए सदस्य मुख्यतः सोवियत खेमे के थे और यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी आपस में इनमें असहमति थी। अब यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। जैसे 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी थोड़ा ज़्यादा ही था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है और विश्व व्यापार में भी इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है और यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में भी काम करता है। बच्चों, यूरोपीय संघ के सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस पहले थे। अब ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को इससे अलग हो गया। अब यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। बच्चों, सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन भी 31 जनवरी 2020 से पहले तक यूरोपीय संघ का सदस्य था, लेकिन 31 जनवरी 2020 को वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो हम यूरोपीय संघ के दबदबे की बात कर रहे थे। तो चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। अब तक हम देख रहे थे कि कैसे यूरोपीय संघ एक आर्थिक ताकत के रूप में बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि यूरोपीय संघ सैन्य ताकत के हिसाब से भी काफ़ी मजबूत है और सैनिक ताकत के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद का सदस्य फ्रांस इसका सदस्य है। पहले तक ब्रिटेन भी इसका सदस्य रह चुका है। तो इनके पास लगभग 550 परमाणु हथियार हैं और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। और यदि अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर हम देखें तो यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। लेकिन बच्चों, जहाँ तक इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ कमज़ोर पक्ष भी हैं। जैसे इनके जो सदस्य हैं वो आपस में इनकी जो विदेश नीति और रक्षा नीति है कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है और यही कारण है कि जब हमने देखा कि इराक पर 2003 में अमेरिका ने हमला किया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यानी देशों में एकरूपता का अभाव था और यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है और यही कारण था कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉन्ट्रिस्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को यूरो का प्रतिरोध उन्होंने किया है और इससे विदेशी और अन्य मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की जो क्षमता है वो थोड़ी सी सीमित होती है। बच्चों, यहाँ पर यूरोपीय संघ का मानचित्र दे रखा है जिसमें पुराने सदस्य और नए सदस्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिनमें आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम अब नहीं रहा, अलग हो गया है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, माल्टा, ग्रीस, ये सारे सदस्य इसके पुराने सदस्य हैं यूरोपीय संघ के। इसके बाद है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, लिथुआनिया, लताविया,
एस्टोनिया, साइप्रस, ये इसके नए सदस्य हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य। तो बच्चों यहाँ पर ये भी बात आती है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सांगेन संधि के बारे में पूछा जाता है कि सांगेन संधि क्या है। तो बच्चों सांगेन संधि 1985 में यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच में हुई थी, जिसमें यूरोपीय सीमा नियंत्रण को समाप्त किया था। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि किसी भी एक देश का वीज़ा बना लेंगे तो हम पूरे यूरोप में हम घूम सकते हैं बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी अवरोध के। मान लो हमने फ्रांस का वीज़ा बना लिया तो हम पूरे ही यूरोपीय देशों में घूम सकते हैं। तो हम चेक रिपब्लिक में भी जा सकते हैं, स्वीडन भी जा सकते हैं, आयरलैंड भी, पुर्तगाल भी और स्पेन भी जा सकते हैं। यानी सांगेन संधि के माध्यम से यूरोपीय देशों के मध्य सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। बच्चों अब बात आती है यूरोपीय संघ के झंडे की। तो ये बैंगनी रंग का है और इसके बीच में 12 सोने के रंग के सितारे हैं, और सोने के रंग के सितारों का जो घेरा है वो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं, तो आप कहेंगे 12 सितारे। और ये भी पूछा जा सकता है यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है, तो यूरोप की पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक। यानी 12 सोने के रंग के सितारे हैं यूरोपीय संघ के झंडे में, और वो यूरोप की पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। और ये है तुम्हारा यूरोपीय संघ का झंडा। बच्चों इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर समझाने, ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें कैसे समझाया है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उपसंबोध यूरोपीय संघ, मार्शल योजना के बारे में बताया है कि अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो आर्थिक सहायता की गई थी उसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। फिर यूरोपीय संघ का विकास चक्र, यानी यूरोपीय संघ का गठन तो 1992 में हुआ था, लेकिन उससे पहले भी कई संस्थाओं का गठन हुआ और जिनका जो परिणाम निकला 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के रूप में निकला। तो सबसे पहले हुआ था हमारा 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन, और इसके जरिए यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा दी गई थी। फिर हुआ था 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था। फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन। फिर 1992 में इन सब की परिणति के रूप में उभर कर आया यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ की ये विशेषताएं हैं, समान विदेश नीति है, यानी यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी समान विदेश नीति रहेगी, समान सुरक्षा नीति रहेगी, और आंतरिक व न्याय से जुड़े मुद्दों पर आपस में सहयोग रहेगा। और यूरोपीय संघ के सभी देशों का समान झंडा होगा और अपना गान होगा, और स्थापना दिवस भी इनका होगा। और यूरोपीय संघ की समान मुद्रा भी है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो, उसको 2002 में प्रचलन में आई, जिसमें कि 12 देशों ने इसको अपनाया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ को असफलता किसमें मिली, तो बच्चों यूरोपीय संघ को असफलता मिली समान संविधान बनाने में।